हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो देखा था कि जैसे ऑर्गेनिज्म जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब जैसे था, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मतलब अभी 2-3 लेक्चर हुए हैं तो आप कांस्टेंट मतलब 2-3 लेक्चर को साथ साथ करोगे तो ये बहुत जल्दी 3rd-4th लेक्चर पे आ जाओगे। फिर ये चैप्टर आपका सिक्वेंसली मतलब लाइन बाय लाइन होने लगेगा। ठीक है, चलिए तो आज का हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए उससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो पिछले मतलब ये आज का ये पढ़ना है और कुछ बैक वाला है रिवीजन करना है। तो हमने बैक वाला रिवीजन जो किया था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि मोनेरा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो इसका हमने देखा था कि ये क्या बोलते हैं, हमारा फीजन करता है। इसका हमने लिखा था कि फीजन करता है। ऐसे ही हमने प्रोटिस्टा का पढ़ा था। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था हमने। और फिर इसके बाद हमने आगे फिर मल्टी सेलुलर का पढ़ा था, फंजाई का पढ़ा था। फंजाई में एक बस यूनिसेलुलर ईस्ट है, सो हमारी क्या करती है, ईस्ट बडिंग करती है, और बाकी सब उसका फ्रेगमेंटेशन से होता है। फिर फंजाई, और उसके बाद हायर प्लांट्स में पढ़ा था प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में क्या पढ़ा था हमने कि प्लांट जनरली है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बनाती है, मतलब उनका वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बनता है जिससे वो आगे जाके एक नया सेम ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा अपना। तो उसका हमने पढ़ा था कि ट्यूबर से कौन करता है। ट्यूबर का मतलब होता है, जैसे मैंने आलू के बारे में बताया कि आलू में जो बर्ड्स होते हैं तो वो ट्यूबर होता है, तो वो ट्यूबर फॉर्म करता है, तो वो आलू पोटैटो। और उसके बाद जिंजर का मैंने बताया था एक जमीन खंड, और कोलोकेसिया और जिंजर, ये जो बताया था मैंने, ये सब राइजोम से करता है। राइजोम से करता है। जैसे राइजोम आप जिंजर में देखते हो ना, ऐसे धागा धागा जैसे लाइन जैसे बनी रहती है, जैसे हमारे उंगली में ऐसे नहीं है, ये वाली जो नोट्स जैसे बनी रहती है उसमें। ठीक है, तो वो नोट्स जैसी बनती है। अब मैंने बताया था कि जमीन खंड किसे बोलते हैं, वो ओल जो होता है, ओल की सब्जी, हमारे तरफ उसको ओल बोलते हैं बिहार में। और पता नहीं हर जगह ये है ना, सब्जी का नाम ना रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, बट उसका जो बायोलॉजिकल नेम है जमीन खंड है, उसको और किसी चीज़ से नहीं चेंज नहीं कर सकते हो, बट रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग तो चेंज होता ही रहता है। चलिए, और कोलोकेसिया मतलब वही अरबी, जिसको अरबी बोलते हैं, तो वही था। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्टोलोन का, शक्कर का, वो सब मैंने टेबल करा दिया हुआ है, तो आप पीछे वाला जाके देखोगे एक टेबल बनवाया हुआ है, तो उस टेबल में आपको सारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गई थी, अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हेडिंग डालना है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लिया है तो इसको लिखिए सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे बेसिक फीचर, जो इसमें कुछ बेसिक फीचर्स होंगी ना। इससे पहले मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में ना आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल का टेबल बनाया हुआ था, मतलब ऐसे ही, तो उसमें कुछ फीचर्स लिखवाए थे, बट मैं उसको दोबारा से यहाँ पे लिखवा रही हूँ क्योंकि अब हमारे ये स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, तो इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो बेसिक फीचर, और उसके बाद यहाँ पे है फेजेस हैं, और इसके बाद है रिप्रोडक्टिव फॉर्म। ठीक है, चलो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसकी बेसिक फीचर क्या होती है। सबसे पहले इसका बेसिक फीचर क्या था कि इसमें ये 2 पेरेंट्स है, मतलब इसमें डबल पेरेंट 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और इसमें गैमेट इसमें इन्वॉल्व होगा नहीं होगा, इसमें गैमेट इन्वॉल्वेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन और
इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इसमें होती है। इसमें क्या है, टू, वो सिंगल पेरेंट था ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो डबल है, तो टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो और लिखिए, इसमें वेरिएशन ऑकर होगा, ये सब मैंने उसमें लिखवाया है बट मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए इसमें लिखवा रही हूँ। वेरिएशन ऑकर, इसमें वेरिएशन ऑकर होता है। ठीक है, और फेजेस में हम 3 फेज पढ़ते हैं। ठीक है, एक है, देखो ये इसके बाद यहाँ लिखिएगा, फेजेस में सबसे पहले आता है वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव, और इसको जुवेनाइल भी बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। सेकेंड में आता है फेज, लिख लो। ठीक है, और इसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, ये लास्ट है सेनेसेंस फेज, सेनेसेंस फेज। ठीक है, चलो नोट कीजिए। चलो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं दिखा देती हूँ। चलो ठीक है, हो गया। इसमें डबल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वेरिएशन ऑकर होती है, और ये वेरिएशन ऑकर होगी तो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन होता है ना कि इसमें सिंगल पेरेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सिंगल पेरेंट जैसे कि हर्माफ्रोडाइट होता है ना, कि एक ही में, जैसे कि एक ही पेरेंट में मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको ह्यूमन मतलब एनिमल में हो तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, और जब ये प्लांट्स में हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, कि बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों का दोनों कैरेक्टर सेम में है, एक ही प्लांट में है, लेकिन रिप्रोडक्शन तो दोनों से करेगा, लेकिन प्लांट एक ही है, तो वो सिंगल पेरेंट वाले हैं। तो आप इस वाले में आगे लिख लो, पहले ये नोट कर लो फिर मैं बताती हूँ आगे। चलिए चलिए नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। चलो देखिए, इसका पहले यहाँ तक इसमें भी लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम करेंगे। अब ये रिप्रोडक्टिव फेज है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर आता है फर्टिलाइजेशन, फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो चलो ठीक है, समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए कि ये जो फेजेस हैं, ये बस आप नेम लिख लो, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करके अब ये सारे फेजेस मैं बताऊंगी। वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज का मतलब हो गया क्या, कि ये फेज है कि जुवेनाइल फेज को मतलब होता है ना, कि जैसे हम ये देखो, जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज आप पढ़ चुके हो, एसेक्सुअल वाले मैंने प्लांट्स वाले में बताया है। वेजिटेटिव फेज प्लांट्स के लिए यूज होता है, कि ये मतलब बच्चा है, जैसे कि जीरो सीड से लेकर और जब तक ये फ्लावर नहीं दे देता है, फ्लावर देने का मतलब क्या हुआ, कि ये एडल्ट हो गया। ठीक है, तो उससे पहले जब तक ये सीड से लेकर जब तक ये फ्लावरिंग मेच्योर पीरियड तक नहीं आएगा, तब तक के लिए हम इसको प्लांट्स को वेजिटेटिव फेज में बोलेंगे। बट अगर एनिमल्स में है, जैसे ह्यूमन बीइंग एनिमल में है, जैसे कि बच्चा से छोटा बच्चा से लेकर जब जन्म हुआ उससे लेकर जब तक आपका प्यूबर्टी, जैसे ह्यूमन बीइंग में जब तक प्यूबर्टी वाला एज नहीं आता है, अब उस एज तक के हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव फेज तो आपको पता चल ही गया कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन मतलब फ्लावरिंग प्लांट, और एनिमल्स में जब यंग वंस को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, मतलब वो लायक हो जाएगा तब। और सेनेसेंस फेज का मतलब हो गया कि अब वो खत्म हो गया, कि अब वो बुढ़ापा आ गया उसका, जो सेनेसेंस का मतलब होता है ना कि बुढ़ापा, वो लायक नहीं है, कि मतलब अब ये फ्लावर हो गया, जो मतलब फ्लावर दे दी, फ्लावर देने के बाद फ्रूट दे दिया, फ्रूट देने के बाद वो अब थोड़ा दिन जिएगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, तो वो लास्ट वाले फेज को हम सेनेसेंस फेज बोलते हैं। ठीक है,
अब रिप्रोडक्टिव फेज का 3 फेज होता है। देखो अब रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या हुआ कि मेन फेज उसका फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि नया यंग वन प्रोड्यूस करने के लिए फर्टिलाइजेशन होती है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट मिक्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और एक नया जाइगोट, एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है। वो जाइगोट से आगे जाके जाइगोट बनता है, उसको बस फर्टिलाइजेशन बोल दिए। बट वो जो जाइगोट बना उससे पहले तो प्रोसेस हुई होगी ना कुछ, ऐसे थोड़ी ना कि जाइगोट बन गया सीधे। उससे पहले क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्म मतलब जाइगोट बनने से पहले कि मेल में अलग गैमेट फॉर्म होती है और फीमेल में अलग गैमेट फॉर्म होती है, उन सब में होती रहती है। फिर गैमेट फॉर्मेशन हुई, फिर वो गैमेट एक दूसरे से ट्रांसफर हुई, तब बना ना एक स्पेसिफिक साइट पे फर्टिलाइजेशन होता है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ह्यूमन बीइंग में फीमेल के फेलोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन होती है ना, जिसको एम्पुला जंक्शन में बोलते हैं। तो एम्पुलरी जंक्शन पे होता है, तो वो एम्पुलरी जंक्शन तक लाने के लिए फर्टिलाइजे मतलब गैमेट का ट्रांसफर हुआ ना। मेल फीमेल का भी गैमेट है, जो फीमेल का गैमेट बनती तो ओवरी में है, लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब में जब तक नहीं आएगी तब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और स्पर्म का भी जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक वो उस पोजीशन मतलब एग्जैक्ट जो पोजीशन है ना फर्टिलाइजेशन का, वो उस पोजीशन तक नहीं आएगा ना उस साइड पे, तो वो और कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। और एक दो जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन उसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। मतलब वो प्रेगनेंसी मतलब है वो घातक है, लेकिन मेन है वो किसी भी चीज को साइट चाहिए ना एक स्पेसिफिक साइट होने के लिए, तो वो है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुई और गैमेट ट्रांसफर। ये प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। अब पोस्ट मतलब अब चलो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या हुआ, जाइगोट बन गया हमारा। अब जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या होगा, बस जाइगोट पे तो नहीं रुकते। अब जाइगोट के बाद क्या होती है, एम्ब्रियो बनती है। एम्ब्रियो बनने के बाद बच्चा बनता है, बड़ा होता है, ऐसे होता है ना। तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ गए। प्री पोस्ट वो दोनों है, मेन तो फर्टिलाइजेशन है, लेकिन उसका कुछ प्री होगा। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, बट मेन ये एक पॉइंट हुई, लेकिन इससे पहले भी कुछ हुआ होगा और इससे बाद में भी कुछ हुआ होगा। समझ गए, चलो नोट कर लिए, कर लो। थोड़ा सा वो ब्लर हो रहा था तो अभी देख के इसमें से कर लीजिए। और मैं इसका भी लिखवा रही हूँ कि दो पेरेंट्स हैं तो उसका क्या बोलते हैं, सो नोट कर लीजिए, वो थोड़ा ब्लर हो गया था। चलिए हो गया, चलो लिखिए। इस वाले में लिखो कि अगर दो सिंगल पेरेंट है, लिखिए सिंगल पेरेंट है तो उससे जो बनेगा तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, और इसको हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, बट वो डिपेंड करता है एक एनिमल के लिए है और एक प्लांट के लिए है। बाइसेक्सुअल है जो हम दोनों को यूज कर सकते हो कि बाइसेक्सुअल एनिमल प्लांट दोनों में यूज होता है, बट हर्माफ्रोडाइट जनरली एनिमल्स में यूज होता है। जैसे कि आप आगे जाके पढ़ते हैं ना अर्थवर्म, अर्थवर्म हैं, पढ़े होगे आप लोग, तो पढ़े होगे 11th-12th में हो तो, जो एनिलिडा किंगडम पढ़े होगे, उस एनिलिडा में हमारा अर्थवर्म दिया हुआ है। उसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है। ठीक है, चलिए तो वो उसी को बोलते हैं, मतलब दोनों में, मतलब ना ये मेल कैरेक्टर, मेल वाला गैमेट, मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर दोनों एक ही एनिमल में प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। जैसे कि प्लांट है, उस कोई प्लांट्स होती है ना, जैसे कि उसका मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में होता है। जैसे कि पी प्लांट मतलब मटर होता है ना, मटर, उस मटर में मेल और फीमेल दोनों का दोनों एक ही प्लांट पे होता है। एक ही प्लांट पे आपको एक ही में मिलेगा मेल का कैरेक्टर भी, फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और उसके बाद जब एनिमल में आते हैं तो एनिमल में जैसे होता है ना, मेल का कैरेक्टर, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही में, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों के दोनों एक ही प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, एक ही एनिमल में रहता है, तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। जैसे कि अर्थवर्म। ठीक है, और इसमें लिख लो पी प्लांट। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट पी हमारा फेमस है बिकॉज मेंडल जी ने इस पे पूरा का पूरा लिख दिया है ना, पूरा का पूरा इनहेरिटेंस पढ़ लिया हुआ है, तो पी प्लांट को कैसे भूलोगे आप। हाँ, जब भी पी प्लांट की बात आती है तो मेंडल की बात आती है, उन्होंने पूरा इनहेरिटेंस लिख दिया ना इस पे। चलिए ठीक है, ये वाला लिख लो बस इसमें। ठीक है, चलिए सो अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए।
चलिए हो गया। चलो अभी हम ना डिफरेंट फेजेस है ना उसको कुछ डायग्राम के व्यू से समझेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले ऊपर लिखिए डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मैंने 3 बताया था, अब मैं उसको समझा रही हूँ। चलो सबसे पहले चलिए स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, ठीक है, चलिए हो गया। इसमें गैप ही है, मतलब ऐसा ही चलता जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है। फर्स्ट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो फेज हमारी है वो कौन सी फेज है? ये हमारी वेजिटेटिव फेज है। ये हमारी वेजिटेटिव फेज है। ये क्या है? ये सीड है। सीड से क्या बनी? एक प्लांटलेट बनी, मतलब छोटा सा पौधा बना। उस पौधा से अभी क्या है? नॉर्मल प्लांट है, इसमें कोई बर्ड्स नहीं है, तो नॉर्मल प्लांट बनी। उसके बाद यहाँ पे एक बर्ड आया, फ्लावर का जो फ्लावरिंग बर्ड होती है ना, वो फ्लावरिंग बर्ड आई। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी ये प्लांटलेट वेजिटेटिव फेज है। ये वाली फेज जो हमारी है वो रिप्रोडक्टिव फेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लावर आ गई। ये फ्लावरिंग बर्ड है, ठीक है, फ्लावर का बर्ड है। यही आगे जाके पूरा फ्लावर बनाएगा, उसके बाद फ्रूट बनाएगा। ये रिप्रोडक्टिव फेज है, ये रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, अब देखो ये खत्म। अब इसके बाद यहाँ से सारा फेज जो है ये सेनिसेंस फेज है। सेनिसेंस फेज है, समझ आ गया? देखो इसमें क्या है? सीड आर ग्रोइंग, इसमें लिख लो। अब ये बस क्या कर रहा है? सीड ग्रो कर रहा है। सीड आर ग्रोइंग कब तक? अप टू मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब फ्लावर बर्ड्स कम। जब फ्लावर बर्ड आ जाएगा तब तक के फेज को हम क्या बोलेंगे? जो बिना ये वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा? यहाँ पे इसमें फ्लावर होगी, बर्ड्स होगी, फ्रूट होगा, सारी की सारी चीज़ इसी में होगी। मेन फेज यही है। और उसके बाद क्या है? सेनिसेंस फेज। इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा फ्रॉम, आफ्टर लिखो, फ्रॉम नहीं, आफ्टर फ्लावरिंग टिल टू टिल लिखो, टिल डेथ। मतलब फ्लावर हो गया, उसके बाद फ्लावर होने के बाद से मौत तक, मतलब जब तक ये जिंदा है फ्लावर तब तक। ठीक है, अब देखो इस वाले फेज में क्या है कि अब उतनी मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं है, तो इसकी मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगी? धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। मेटाबॉलिक रेट इसका क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक रेट इसका स्लो हो जाएगा। ठीक है, स्लो हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट इसका। ठीक है, इसकी वजह से एजिंग आने लगेगी इसमें। एजिंग जो होती है ना, बुढ़ापा आने लगा इसमें। ठीक है, समझ गए? चलिए चलो नोट कर लो। समझ आ गया ना? ये 3 फेज, मैंने ये तीनों फेज जो हमारा ग्रोथ का था मैंने इस डायग्रामेटिकली बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये सारे फेजेस। चलिए नोट कर लो। चलिए हो गया।
ये भी आप लिख ही लो, नोट्स में रहेगा ना तो सही रहेगा। लिखो, यहाँ पे लिखो पहले इन एन प्लांट, और यहाँ पे लिखिए इन एनिमल। फेज का नाम मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। चलो, प्लांट में और एनिमल में फेजेस का नाम लिखवा रही हूँ। नंबर 1 में वेजिटेटिव फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर है सेनिसेंस। सेनिसेंट फेज होता है, और सेंस मतलब उसको बुढ़ापा को बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेजिटेटिव है बट यहाँ पे जुबिनाइल, बस ये चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। बस यहाँ पे वेजिटेटिव फेज की जगह पे जुबिनाइल बोलते रहे, और जुबिनाइल यहाँ पे बस एक यही चेंज है, बाकी रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंट सेम ही होता है। यहाँ पे इसको जुबिनाइल बोलते हैं, जुबिनाइल, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये तो रिप्रोडक्टिव ही होगी, रिप्रोडक्टिव फेज, और ये सेनिसेंट फेज, सेंट फेज, ठीक है। फेज लगाना तो उसके साथ सेनिसेंट लगाना, ठीक है। और अगर वैसे सेनिसेंस बोलते हैं तो मतलब उसका मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है। और ये वृद्ध, इसका मतलब हुआ वृद्धावस्था, ठीक है। सेनिसेंट का मतलब हुआ वृद्धावस्था, ठीक है। और सेनिसेंस का मतलब बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापा आ गया, ये वृद्धा अवस्था है ये, ठीक है। चलो, हो गया। अब एक यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए। जैसे कि इस वाले से इधर शिफ्ट होगी ना, इधर वाले से जब वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ शिफ्ट होगी, या फिर जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ शिफ्ट होगी ना, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आएंगे। ये तो पता ही है आपको कि जैसे अब ह्यूमन बींग को ही ले लो, जैसे चैप्टर पढ़ोगे आगे रिप्रोडक्शन वाले में, तो जैसे कि इसमें जैसे कि प्यूबर्टी तक जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होती है ना ह्यूमन मतलब बॉयज़ में और गर्ल्स में। तो वैसा ही है कि बच्चा से जब बड़ा युवा अवस्था, जैसे बच्चा से युवा अवस्था है, अडल्ट बोलते हैं जिसको प्यूबर्टी, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो वही है कि जैसे लिख लो, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, शिफ्टिंग फ्रॉम, राइटिंग को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, शिफ्टिंग फ्रॉम वेजिटेटिव, और मैं दोनों लिख रही हूँ, जुवेनाइल दोनों के लिए है, प्लांट और एनिमल दोनों, जुवेनाइल फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज, रिक्वायर्ड हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। चलिए, समझ आ गया। चलो, ये नोट करके लिख लीजिएगा, मतलब पूछ देता है। सेनिसेंस में आने के लिए कुछ नहीं है, उसको तो हार्मोनल, जितना हार्मोन्स का मेनली वर्क था कि रिप्रोडक्शन पे, तो उतना हो गया। अभी तो लास्ट अवस्था है, इसमें हार्मोनल चेंज करके क्या होगा। बस इसी से जो बच्चा था, बच्चे होने के बाद थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी ना, तो उसकी वजह से उसको हार्मोन्स चाहिए, तो उसकी वजह से इसकी चेंजेस हो, इसमें हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स की चेंजेस होती है, ठीक है। प्लीज नोट। चलिए, ठीक है। सो अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब प्लांट्स लिखते हैं, देखिए, टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। ये जो हमने पढ़ा ना अभी कि वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंस फेज, तो उसके बेसिस पे प्लांट्स के कितने टाइप है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो, ठीक है, चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, ठीक है। चलो, प्लांट, ठीक है, इसके हैं 3 टाइप हैं।
पहला को बोलते हैं एनुअल, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं बाइनियल एंड थर्ड इज पेरेनियल, ठीक है। फर्स्ट को एनुअल बोलते हैं, सेकंड को बाइनियल, थर्ड को पेरेनियल बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखो, एनुअल किसको बोलते हैं? जो अपना लाइफ साइकिल है ना, जिसका लाइफ साइकिल 1 साल के अंदर में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर में ही ये अपना लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल में तीनों प्रोसेस, जिसका ये तीनों फेजेस कंप्लीट कर लेता है, वेजिटेटिव फेज भी, रिप्रोडक्टिव भी और सेनेसेंस फेज, सारे के सारे वो 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेता है, उसको बोलते हैं एनुअल फेजेस, ठीक है। चलिए लिखिए, कंप्लीट इट्स लाइफ, कंप्लीट इट्स साइकिल, नॉट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ही बोलते हैं उसको, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल में कौन कौन सा है ये भी लिख लीजिए। सबसे पहले आएगी वेजिटेटिव वाली, वेजिटेटिव फेज, फिर आएगी रिप्रोडक्टिव फेज, फिर आएगी रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट में आएगी इसकी सेनेसेंट फेज, ठीक है। ये तीनों की तीनों फेज है जो ये कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। कंप्लीट विद इन ए ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर की तीनों लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट कर लेती है, तो उस फेज को हम बोलते हैं एनुअल फेज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि इसका एग्जाम्पल नहीं है, जैसे कि होता है ना 3 मंथ, इसका जो लाइफ टाइम होगा 1 साल से कब कोई प्लांट्स होगी जो 6 महीने और कोई प्लांट्स होगी जो 1 मिनट बस, ठीक है। चलिए, ये है जो इसको सिंगल सीजन फ्लावर भी बोला जाता है, इसको सिंगल सीजन प्लांट भी बोला जाता है, क्योंकि एक सीजन 1 साल के अंदर है, तो 1 साल के अंदर कितना, ये 6 महीने, एक मतलब एक ही सीजन में निपट जाता है। जैसे कि ये 6 मंथ है मैक्सिमम, इसका ले लो तो 6 मंथ है, नॉट 60 100, 6 मंथ और 3 मंथ्स दोनों हो सकती हैं फ्लावर्स की, ठीक है। सिंगल सीजन फ्लावर बोलते हैं। अब देखो, ये इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, उससे पहले ये लिखिए बाइनियल फ्लावर। बाइनियल फ्लावर का मतलब होता है कि सीजन 2 होगा, ठीक है। इसमें ना मतलब ये पूरा का पूरा एक से 1.5 साल के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेता है 2 सीजन, लेकिन सीजनल है। फर्स्ट वाली है उसकी 1 साल, मतलब मान लो जितना साल है 1 या 2 साल, तो उसमें 1 साल तो पूरा वेजिटेटिव फेज करेगा और फिर बचा हुआ 1 साल में वो रिप्रोडक्टिव फेज करेगा, ठीक है। चलिए लिखिए, ठीक है। 1 साल का, ये 1 साल के अंदर है, ये 1 साल के अंदर है, ये 1 साल लेता है और 1 सीजन, ठीक है। 1 साल और 1 सीजन, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। पहला सेकेंड ईयर जो यहाँ पे लिखिए, सेकेंड ईयर मिलेगा, सेकेंड ईयर वो सीजन सेम ही है, तो इसमें क्या करेगी, वेजिटेटिव, ये पहली वाली ये वेजिटेटिव फेज थी, हाँ इसको मैं बाद में लिखाऊंगी, वेजिटेटिव फेज थी और सेकेंड वाली में लगी थी ये फ्लावरिंग फेज, और फिर फ्लावरिंग और बाकी का सेनेसेंस और सेनेसेंस। फ्लावर होने के बाद सेनेसेंट फेज जल्दी से आ जाता है, ठीक है, समझ गए। चलो ठीक है, इतना नोट कर लो, ये पहले नोट कर लीजिए फिर नीचे लिखवाऊंगी मैं। चलो हो गया, ठीक है। देखिए ये दोनों के दोनों ना मोनोकार्पिक है, ठीक है, ये भी मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक, ये भी मोनोकार्पिक है, ये भी मोनोकार्पिक है, ठीक है।
अब देखो मोनोकार्पिक किसको बोलते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब हुआ विच फ्लावर ओनली वंस, ठीक है, विच फ्लावर ओनली वंस, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल 6 महीना, इसका हो जाएगा वीट, राइस, मेज, जितने भी हमारे क्या कहते हैं क्रॉप्स है, जितने भी ऑल क्रॉप्स, जितने भी हमारे क्रॉप्स है वो सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है। ऑल क्रॉप्स, क्रॉप्स किसे बोलते हैं, फसल, ठीक है, फसल, फसल ऐसे ही लिखा था सर। जितने भी धान गेहूं सब है ना वो सब एनुअल प्लांट में आते हैं, ठीक है। एक टोमेटो, टोमेटो भी इसी में आता है, टोमेटो, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल लिख लो, कैबेज, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, बंद गोभी, और इसके बाद बीट, ठीक है, बीट रूट वाला बीट। देखो अब बोल रहा है मोनोकार्पिक का मतलब बता दी हूँ मैं आपको, ठीक है, कि ये प्लांट है ना कि पूरा जितना साल होगा उसमें एक बार ही फसल बनेगी, एक बार, उसमें एक बार ही फ्लावर बनेगा। फ्लावर का कहने का मतलब फ्लावर ही आगे फ्रूट बनाएगी ना, तो एक बार ही फ्रूट बनाएगी और उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। देखो धान क्या होता है या गेहूँ क्या होता है, आपका गेहूँ और धान 6 मंथ होते हैं ना, एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक रहता है। 6 महीने के अंदर उसका सारा पीरियड हुआ, सब उसमें सारे के सारे फेज एक एक बार ही आता है। वेजिटेटिव फेज भी एक बार आई, रिप्रोडक्टिव फेज भी एक बार आई, और सेनेसेंट फेज भी एक बार आई। रिप्रोडक्टिव फेज आती है जिसकी वजह से वो फ्लावर बनाता है, फ्लावर बनाने के बाद फ्रूट बना देता है, जो आपको बीड्स अंदर जो गेहूं का दाना निकलता है या धान का जो बाल बोलते हैं उसको, धान का पौधा, उसके ऊपर धान लगा रहता है ऐसे, तो वो सब क्या है, वो सब एक ही बार बनी। और उसके बाद क्या होगा, अब वो बन गया और उसके बाद वो उसको काट लोगे आप, ठीक है। जैसे वो बूढ़ा होगा, सेनेसेंट होगा, जैसे व्हाइट व्हाइट खत्म हो जाता है ना, ग्रीन है, जब तक ग्रीन है, जब तक छोटा है तब तक वो वेजिटेटिव फेज है। फिर उसके बाद जब वो बड़ा होता है थोड़ा सा, तो उसमें ना फसल उगना स्टार्ट होता है, तो वो देखना हल्का हल्का उसमें फूल निकलते हैं पहले। धान में भी सब कुछ में सबसे पहले फूल होता है, धान में सबसे पहले उसमें फूल निकलता है और सब तब तक ग्रीन रहता है। फिर उसके बाद वो फूल दोबारा से फल में चेंज हो जाता है। फल कहने का मतलब है आपका धान, जिसके अंदर से चावल निकलता है, हाँ, उसके ऊपर अंदर से कोट रहता है ना ऊपर से, तो वो फूल हमारा फल में चेंज हो जाता है। अब वो फल क्या होता है कि धीरे 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 जब व्हाइट हो, पूरा का पूरा गोल्डन कलर का हो जाता है, तब काटते हैं ना उसको, हाँ, सबको जब गोल्डन कलर का हो जाता है, गोल्डन कहने का मतलब है ना जैसे बुजुर्ग हो गया, अब उसको आप काट लो, ठीक है। अगर आप उसको नहीं भी काटोगे ना तो रहते रहते वो सड़ जाएगा। मान लो कि कभी कभी होता है ना कि लोग नहीं काटते हैं, बट पानी एक्सेस हो जाती है, जब बारिश वारिश हो जाती है तो वो सड़ जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर वो उतना स्ट्रेंथ नहीं है। मैंने लिखाया है कि सेनेसेंट फेज में क्या होती है, उनकी अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनकी कम हो जाती है। तो जिस बंदे में मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है कि मतलब खुद के अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करना अपने आप के इंटरनल ऑर्गन, मतलब अब खाना बनाना है, बहुत सारे प्रोसेस है हमारे, वो सारे प्रोसेस हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू चलता है। हाँ, अगर आप बुजुर्ग हो और आपके पास उतना मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है आपके अंदर में, जो खुद मतलब अंदर की ताकत नहीं है, आपको ताकत नहीं है तो आप खुद से नहीं कर पाओगे। तो वैसा ही है, जब तक वो यंग है तब तक आदमी खुद, तभी तो बोलता है कि जब तक आप यंग हो तब तक जितना जी सकते हो, मतलब जितना काम करना है, मेहनत करनी, मेहनत वाले काम आप जब तक यंग है तभी तक कर सकते हो। उसके बाद बुजुर्ग होने के बाद पूरा शरीर भी काम मतलब साथ नहीं देता है। तो वो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी है और फसल के साथ भी है, क्योंकि वो भी तो ऑर्गेनिज्म ही है ना, उनकी भी प्रोसेस ऐसे ही होती है। तो ऐसा ही है कि अब देखना कि देख पहले पेड़ पे कितना भी हवा चले, जब तक तो वो ग्रीन रहता है और जब तक तो थोड़ी सी स्ट्रांग रहती है, जब कितना भी हवा चले उसको झुका देता है, फिर वो स्ट्रेट हो जाता है। ऐसे पेड़ जब खेत में अगर आप जाओ के देखोगे तो जो कितना भी हवा चले उसको झुका देता है, तो फिर बाद में वो स्ट्रेट हो जाएगी। बट जब वो धान बड़ा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, धान हो या गेहूँ हो, और जब उसको एक बार झुका देता है ना तो वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता। बहुत सारे पेड़ में आप देखोगे ना कि ऐसे लेटा हुआ ही रहता है वो, जब धान काटने की टाइम आती है ना, उसको जब काटते हैं तो वो लेटा ही हुआ रहता है, लेटा उसको झुकी क्या रहता है, उसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि वापस से वो उठ सके, ठीक है। तो वो उतने उसके पास उठने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो झुक ही जाता है, मतलब पूरा का पूरा आपको खेत में झुक जाता है, ठीक है। तो वही है, क्योंकि उनके पास एक्टिविटी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, तो उसी टाइम पे उसको
काट लिया जाता है जब वो सीजन, तो वो एक ही बार फ्लावर हुआ ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि मोनोकार्पिक फ्लावर। मतलब मोनो मतलब एक, कार्पिक मतलब वो फ्लावर, जो फ्लावर बनता है ना फ्रूट, कार्पिक मतलब होता है फ्रूट बनाना, एक ही बार फ्लावर और फ्रूट बनाती है उस प्लांट को हम बोलते हैं मोनोकार्पिक फ्लावर। तो ये एनुअल फ्लावर भी और बाइनियल फ्लावर भी, ये दोनों मोनोकार्पिक फ्लावर होती है, ठीक है। अब देखो हमें पढ़ना है, ये एनुअल और बाइनियल हो गया, अब हमें पेरेनियल पढ़ना है, ठीक है। अब पेरेनियल का भी हम पढ़ेंगे, तो इसमें अभी आपको 2 प्लांट्स मतलब मिलेंगी, ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर हम इसको अलग से डिस्क्राइब करके पढ़ना है, ठीक है। पेरेनियल का मतलब है ना, मतलब वो रहेगा ही, मतलब बहुत सारा, इसमें भी 2 है, पहले ये लिख लीजिए, इस दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये इसको बोलते हैं क्रॉप्स, जितने भी क्रॉप्स आते हैं ना हमारे, क्रॉप्स का मतलब होता है ना जिसका स्टेम है ना सॉफ्ट होती है, ठीक है, उसको क्रॉप बोलते हैं, जो फसल बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। सारे के सारे क्रॉप्स हमारे एनुअल होते हैं, ठीक है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इतना है, इससे ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है, उसी ज़िंदगी में वो सारा ज़िंदगी जी लेता है। चलिए नोट कर लो। चलो हो गया। अब हेडिंग डालिए पेरेनियल, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे पेरेनियल। ठीक है, पेरेनियल में है पहला मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, इसमें भी कुछ प्लांट होती है पेरेनियल होती है, लेकिन वो मोनोकार्पिक होती है। और ये दूसरा होता है पॉलीकार्पिक, ठीक है। देखो इसमें एक मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक इसमें क्या होती है, बहुत कम, मतलब रेयर ही पाया जाता है, रेयर मतलब बहुत कम। और ये होता है मोस्टली, मोस्टली मतलब अधिकतर। पॉलीकार्पिक अधिकतर है, जो पेरेनियल वाले में पॉलीकार्पिक होता है, और ये मोनोकार्पिक में रेयर। मोनोकार्पिक पेरेनियल होता क्या है, देखिए पेरेनियल किसको बोलते हैं, पहले ये लिख लीजिए। पेरेनियल पहले लिखिए कि इसका मतलब होता है मोर देन 1 ईयर ऑफ वेजिटेटिव फेज, ठीक है। देखो पेरेनियल का मतलब है, अभी तक हमने पढ़ा कि एनुअल और बाइनियल में, उसमें वेजिटेटिव फेज कितनी थी, एक ही थी, या इसमें थी एनुअल में थी 1 साल से कम, और बाइनियल में 1 साल थी। लेकिन वेजिटेटिव फेज क्या थी, एक ही सीजन में वेजिटेटिव फेज आया, और एक सीजन में क्या आया, फ्लावर और सेनेसेंस, खत्म। बट पेरेनियल में क्या है कि वेजिटेटिव फेज है ना, एक बार आएगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, फिर आएगा, देखिए, ठीक है, वैसा है, ठीक है। लेकिन इसमें भी है, एक है मोनोकार्पिक और एक है पॉलीकार्पिक, ठीक है। अब मोनोकार्पिक का मतलब आपको पता है, हाँ, कि एक बार में ये फ्लावर करेगी और ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक मोनोकार्पिक मतलब एक ही फ्रूट बनाएगी पूरे अपनी ज़िंदगी में, मान लो कि ऐसे कि पूरे अपनी लाइफ टाइम, पूरे अपनी ज़िंदगी में एक ही बच्चा को जन्म देगा। ये प्लांट के लिए ले रहे हैं, तो एक ही प्लांट मतलब बनाएगा, और उसके बाद वो टाटा बाय बाय, ठीक है। तो वो इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका मोनोकार्पिक का। मोनोकार्पिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना बैम्बो, बांस, ठीक है। देखो होंगे आप बैम्बो ट्रीज जो होती है, बांस वो ट्री नहीं है, देख सकते, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बैम्बो ट्री नहीं है। बैम्बो पता है क्या है, ग्रासेस में आती है, ठीक है। जो घास फूस होता है ना, बैम्बो भी उसी घास फूस में आती है, क्योंकि ये मोनोकोटिलिडन है। ये कि इसका लीफ देखोगे ना, तो एकदम ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा जैसे, ये मोनोकोट है। मतलब मोनोकोट का होता है ना डाइकोट, मोनोकोट आप आगे पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है ना कि जिसका एक ही कॉटिलिडन जिसमें होता है ना, कॉटिलिडन का मतलब होता है ना बीज का दाना, जिसके एक ही दाना होता है तो उसको मोनोकॉटिलिडन बोलते हैं, जिसमें 2 होता है उसको डाइकोट बोलते हैं। जैसे कि पी प्लांट है, मटर का छिलोगे तब 2 निकलता है ना, तो उसको डाइकोट बोलते हैं, ठीक है। और वैसा मोनोकोट मतलब मान लो कि जैसे कि हमारी पोएसी फैमिली, मतलब पूरी की पूरी वीट, जैसे कि हमारी क्या वीट हो गई, गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब हमारा मोनोकॉट में आता है, ठीक है। तो मतलब एक ही है ना, मक्का को आप ये मत सोचना पूरा का पूरा गुच्छा, मक्का का अगर निकालो तो एक ही मक्का
का निकलता है ना। अब ऐसे गेहूं का एक एक मतलब एक दाने में से आपको एक ही गेहूं निकलता है, या एक चावल के कवर में से एक ही चावल निकलता है ना, तो उसको मोनोकॉट बोलते हैं। अब ऐसा है कि अगर आप पीस मतलब मटर का पूरा का एक ऐसा रहता है, उसको खोलो, फिर यहाँ पे ऐसी बनी रहती है, उसको मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन में ऐसे मटर लगा रहता है, तो ये मटर मत काउंट कीजिएगा। ये जो एक लगा हुआ है, उसके बाद का जो एक पोर्शन, उसके अंदर से मटर को छील दोगे ना, तो उसमें से दो आधा आधा मतलब सर्कल निकलता है, तो वो स्फेरिकल, तो उसको कॉटिलीडन बोलते हैं। तो वो दो कॉटिलीडन है, तो उसको पी को डाइकोट बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा है कि बैम्बू है, मोनोकॉट में आता है। आज तक किसी ने उसका सीड नहीं देखा। ग्रासेस है, ग्रासेस की सीड नहीं होती। मैंने क्या, किसी ने, मुझे तो लगता है किसी ने फ्लावर भी नहीं देखा, क्योंकि वो 50 से 100 साल के बीच में के बाद वो अपना वेजिटेटिव फेज खत्म करता है, और उसकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है। तो लाइफ स्पैन 50 से 100 साल के बाद वो मतलब उसका वेजिटेटिव फेज खत्म होता है, तब वो एक फ्लावर बनाता है, और वो फ्लावर फ्रूट बनाता है, फिर मरता है। 50-100 साल जो बुजुर्ग दादाजी लोग, जो बूढ़े से बूढ़े दादाजी जीते होंगे, उन्होंने देखा होगा, हमें तो नहीं पता। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखिए इसका। एग्जाम्पल है इसका, मोनोकॉट का मतलब तो समझ गए ना आप, कि एक ही बार, जैसे कि ये एक सीड है, ये एक सीड हो गई, अब वो सीड क्या करेगी, आगे जाके एक फ्रूट बनाएगी। ये सीड हो गई, ये सीड आगे जाके एक ये प्लांट बन गया, प्लांटलेट, और ये सीड है, और यहाँ से यहाँ तक ये वेजिटेटिव फेज है। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये मान लो कि एक फेज आ गया, और इस दोनों के बीच में काफ़ी गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पे ये आगे जाके बर्ड्स बना दिया, ये बर्ड है, तो ये अगर हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। और फिर इसके बाद क्या है, ये आरपी मतलब रिप्रोडक्टिव फेज। फिर उसके बाद क्या होगा, सेनिसेंस, फिर नॉर्मल सेनिसेंस फेज, और उसके बाद मर जाएगा, ठीक है। तो यही है। और ये जो फेज होता है ना, रिप्रोडक्टिव फेज, इसका काफ़ी लंबा होता है, ये वाला फेज जो बहुत लंबा होता है, ठीक है। ये बहुत लॉन्गेस्ट फेज होती है, ये काफ़ी गैप डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लें बैम्बू बांस जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल होती है, ये तो इसका वेजिटेटिव फेज होता है 50 से 100 साल, इतना इसका वेजिटेटिव फेज होता है। सोच लो कितना फेज है ये वेजिटेटिव। हम तो चले जाएंगे, हम लोग खत्म हो जाएगा, इसका वेजिटेटिव फेज ही चलता रहेगा। हाँ, अगर मान लो कि अभी आपने एक बैम्बू लगाया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एवरेज लाइफ स्पेन कितनी होती है, 60। अगर मान लो कि मैं अभी लगाऊं एक बैम्बू, मैं छोड़ो, एक बच्चा है जस्ट जन्म लिया, उसके हाथ से हमने बैम्बू लगवाया, और वो उसका 1 दिन का है, इमेजिन कर ले रहे हैं, तो वो जब तक जिएगा, आगे बढ़ेगा, फिर मान लो कि भगवान करे कि वो बहुत 100 साल जी जाए, फिर वो देखेगा, हो सकता है तो वो प्लांट का, उसका मतलब आगे का नेक्स्ट जनरेशन क्या, कि मतलब वो देख लेगा कि उसका फ्लावर है, फ्रूट है। नहीं तो ह्यूमन बीइंग की तो लाइफ स्पेन ही 60 साल होती है, तो वो भी नहीं देख पाएगा, तब तक वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी वेजिटेटिव फेज होती है वेजिटेटिव। प्लांट्स की ना एजेस बहुत ज़्यादा होती है, प्लांट्स का एज ना बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मेरे दादाजी जब वो यंग थे, तो उन्होंने बहुत सारा प्लांट लगाया था, और वो जब डेथ किए, उन्होंने बहुत ज़्यादा दिन जिए थे वो, तो वो डेथ किए ना, तो उन्होंने उस प्लांट का फ्रूट खा के मरे थे वो। जैसे कि मैंगो है, बहुत सारा पेड़ है, जामुन पेड़ का, तो वो सब खा के मरे थे। बट वो वही प्लांट है जो पेरेनियल में आता है। जो मैंगो है वो सबका, ये लोग का लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं है। मैंगो की ना 100 साल है, उसके अंदर तो कितना बार देता है ना मैंगो तो आपको हर सीजनली है, हर साल, मतलब वो एक बार गर्मी के मौसम में आपको मैंगो फेज देगा। तो इनकी अलग कहानी, ये पॉलीकार्पिक है, इनके, या मैंने क्या लिखवा है, मोर देन 1 ईयर ऑफ वेजिटेटिव फेज। तो इसके में बहुत सारे बार हर साल वेजिटेटिव फेज आती है। इसके लिए मेन पॉलीकार्पिक यही है, ठीक है। ये मेन पेरेनियल प्लांट पॉलीकार्पिक ही है, ये है एक पेरेनियल प्लांट ही है, लेकिन क्योंकि वेजिटेटिव फेज इसमें बार बार आती है, लेकिन इसका फ्लावर नहीं बनता है। इसका फ्लावर लास्ट में एक ही बार बनता है, और फ्लावर से फ्रूट बनी, और फ्रूट बन के खत्म, ठीक है, समझ गए। इसका एक और एग्जाम्पल हमें लिखना है, तो पहले ये लिख लीजिए। चलो पहले यही कर लो, फिर करेंगे। चलिए, हो गया, चलो ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लीजिए इसका जो हमने डेफिनेशन लिखवाया था, ये वाला जो एक एग्जाम्पल बैम्बू, दूसरा इसका होगा जो एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो इसीलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो एनसीईआरटी में
और उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। 12 साल पे एक बार वो फ्रूट देता है, फ्लावर देता है, सीजनली फ्लावर है, बहुत सुंदर सा दिखता है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसको बोलते हैं नीला कुरेंजिया, ठीक है, नीला कुरेंजिया, जी नीला कुरेंजी बोलते हैं इसको। इसका बायोलॉजिकल नेम है स्ट्रोबिलेंथस, स्ट्रोबिलेंथस लेंथस कुथुआना, स्ट्रोबिलेंथस कुथुआना QUTH, ठीक है। ये है स्ट्रोबिलेंथस कुथियाना, कुथियाना होता है, कुथियाना, चलिए कुथियाना, KUN कुंथियाना, ठीक है। चलिए स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना इसका साइंटिफिक नेम है, और इसको नीला कुरंजी नहीं बोलते हैं, ठीक है, नीला कुरंजी। ये क्या करता है, ये हमारी 12 साल पे, मतलब हर 12 साल पे इसका वेजिटेटिव फेज इसका 12 साल तक का चलता है, हर 12 साल पे ये फ्लावर देती है, और इसका सीजन ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे देश के वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है ना आपको, तो ये वेस्टर्न घाट पे पाया मिलता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। फाउंड इन वेस्टर्न घाट, यहाँ पे लिख लो, फाउंड इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये है कि हर 12 इयर्स पे ये फ्लावर देती है, ठीक है, फ्लावर ओकर, ठीक है। फ्लावरिंग है हर मतलब 12-12 साल के गैप पे, मतलब इस बार सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा है 2006 में इसने दिया था, वहाँ उसके बाद क्या 2018, 2006, 2018, हाँ 12 है तो इसमें 12 जोड़ दो, 2018, फिर अब कहाँ कितने पे देगी, 0330 2030 पे देगी है, मतलब हम लोग जब कब देखेंगे, हम लोग देखेंगे इसको 2030 में। अगर आप जाओ, बहुत लोग जाते हैं, ये नीला कुरंजनी वाली ये है ना कि ये इसको ना ये बोलते हैं कि ये सब ना क्या बोलते हैं, बिरला वाला क्या बोलते हैं, बिरला प्लांट, मतलब इसको देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं, जैसे 2030 में आएगी ना तो बहुत लोग उसको घूमने जाएंगे। इसका ब्लू कलर का फ्लावर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा होता है, ब्लू कलर का फ्लावर निकलता है, ठीक है, ब्लू कलर का फ्लावर निकलता है, ठीक है। तो इसको मतलब बहुत लोग इसको देखने जाते हैं, मतलब अलग हो गया ना, ये किसी भी चीज़ को नहीं बोला जाता है कि थोड़ा सा स्पेसिफिक और थोड़ा सा नया हो जाए कि मतलब वो ना देखने मिले तो लोग उसको ज़्यादा देखने जाते हैं। तो ये ऐसे मतलब टूरिज्म लगता है, ये 2030 में बनेगी तो फिर बाहर से लोग इसको देखने आते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, अब पढ़ते हैं ये सीजन भी लिख लीजिएगी, कब आता है ये भी लिख लो। इसका है जैसे 2000, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में आता है, ये सितंबर टू अक्टूबर, इसी 2 मंथ के अंदर सितंबर या अक्टूबर में ये सीजन से निकलेगा, ठीक है। ब्लू कलर का फ्लावर होता है, सुंदर सा दिखता है, वेस्टर्न घाट में निकलता है, ठीक है। और ये 2006, 12, 18, ये 12 हटा दीजिए, मैंने इसको ऐड किया था, सो 2006 में आया था, फिर 18 में हम लोग को देखने मिलेगा, देख लेना जाके 2030 में, ठीक है। चलिए समझ गए, ये भी मोनोकार्पिक ही है। चलिए अब लिखते हैं पॉलीकार्पिक, ठीक है, यहीं पे लिख लो इसका पॉलीकार्पिक का। हो गया, देयर इज नो क्लियर कट डिवीजन बिटवीन वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। देखो इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहा है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये मान लो हमारा सीड है, ठीक है, ये सीड है, ये सीड हमारा क्या हुआ, आगे जाके यहाँ पे एक फ्लावर बनाई, ये इसके बाद ये
ये सीड है, एक प्लांटलेट बना, और फिर ये प्लांटलेट क्या हुई, एक सीजन आए, यहाँ पे इसने एक बर्ड बनाए, ठीक है, ये बर्ड है हमारा, जैसे अभी तक जैसे चलता आ रहा है अभी तक वैसा ही है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक की फेज हमारी क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक की फेज हमारी हो गई वेजिटेटिव फेज, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे नहीं हटेगा ये, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब फिर ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे मरेगा नहीं, हाँ, जैसे कि हमारा मोनोकार्पिक फ्लावर में क्या होता था कि मान लीजिए ये रिप्रोडक्टिव फेज बन गई, यहाँ वेजिटेटिव, ये वाली रिप्रोडक्टिव फेज है हमारी, ये रिप्रोडक्टिव फेज है, ठीक है, हाँ, ये हमारी रिप्रोडक्टिव फेज बनी। लेकिन आगे क्या था हमारा इस वाले प्लांट्स में, मोनोकार्पिक फ्लावर में क्या था, अब सेनिसेंट होगा और सेनिसेंट के बाद वो डेथ कर जाएगी, लेकिन अब ये डेथ करेगी नहीं, हाँ, अब ये क्या करेगी, अब ये वाला फेज फिर से ग्रोथ आएगा, फिर से दोबारा रिपीट होगा, जो हमारा ये वाला फेज है, सीड वाला फेज, ये बर्ड है, ये बर्ड क्या रिप्रोडक्टिव फेज क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, हाँ, फ्लावर, पहले फ्लावर फिर फ्रूट बनाएगा, ऐसे सीक्वेंसली लिखिए, पहले फ्लावर बनाएगा फिर फ्रूट बनाएगा, ठीक है। और ये है, अब फिर उसके बाद फ्लावर फ्रूट बन के ये तो गिर गया, अब प्लांट का जैसा का वैसा ही है, फिर ये क्या करेगा, अपने आप को फिर एक सीजन ग्रोथ, ये अपने आप को दोबारा रिपीट करेगा, सीजनली ग्रोथ करेगा, फिर इस पे क्या होगी, फिर से इस पे फ्लावर आएगी, फिर इस पे बर्ड्स आएगी, फिर इस पे फ्रूट आएगी, ऐसा सीजन बार 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 रिपीट करता रहता है ना, इसलिए चेन के जैसे बन जाता है, ठीक है। तो ये फिर से दोबारा ग्रोथ होगी, अब फिर से क्या होगा, फिर से इस पे ऐसे बर्ड बनेंगे, ठीक है, फिर से इस पे बर्ड बनेगी, फिर से रिप्रोडक्टिव फेज आएगी। तो ये फिक्स नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, वेजिटेटिव फेज बार बार आ रही है, क्योंकि अब ये फेज फिर से यहाँ पे ये था, ये वाला फेज ऐसा था, फिर से आप देखो, फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से आप आगे जाके ये फेज नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, मुझे पता है। एक काम करो, आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन भी नोट कर लेना। चलिए, हो गया, चलो इस वाले को, ये वाला नोट हो गया ना, चलो इस वाले को मिटाते हैं। चलिए, मोनोकार्पिक हो गया, अब पॉलीकार्पिक को थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए दोबारा से मैं यहाँ से समझा रही हूँ आपको। देखो, नॉर्मल हमारे पास सीड था, इस वाले का है नॉर्मल सीड था, ये सीड है, ठीक है, ये हमारी ग्रोथ करी, ये एक नॉर्मल सा लीफ प्लांट हो गया, ये नीचे मैं रूट दिखा रही हूँ, ठीक है। ये वाली फिर से क्या होगी, आगे जाके और डेवलप कर गया, और ये एक सीड बर्ड्स बन गया, निकल गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया, यहाँ तक तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बीच में आपको, ठीक है, यहाँ तक का पूरा क्लियर है। ये वाली यहाँ तक की फेज हमारी हो जाएगी वेजिटेटिव फेज, जैसे कि हमने लिखा है वेजिटेटिव फेज। फिर ये वाली फेज है, यहाँ से यहाँ तक की फेज वेजिटेटिव फेज, ये फेज हमारी आ गई रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज, हाँ। और ये रिप्रोडक्टिव फेज में हमारा बनेगा फ्लावर एंड फ्रूट्स, फिर वो हम ले लेंगे, तोड़ लेंगे और अपना यूज़ कर लेंगे, जो यूज जैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये नोट कर लिया था। चलिए फिर देखिए, अब क्या होगा, अब ये हम बर्ड्स ख़त्म हो जाएगी ना आगे जाके, ये वाली अब एक फेज आएगी नॉर्मल सी फेज की, जिस सीजन में कुछ भी नहीं होता है वो नॉर्मल का नॉर्मल ही रह गया, ठीक है, ये फेज आ गई। ऐसे ही ग्रोथ तो हो ही रही है ना, ग्रोथ हो रही है और नॉर्मल फेज चल रही है, फिर ये फेज ऐसे ही चल रही है, फिर एक फेज आएगा दोबारा से, जिस फेज में क्या होगी, बर्ड बनेगी ऊपर से, फिर वही रिपीट कर रही है, यही वाली फेज आपको रिपीट कर रही है ना, हाँ। तो ये यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक की फेज तो आपको वेजिटेटिव फेज ही दिख रही है, हाँ, और ये फिर आपको रिप्रोडक्टिव फेज दिख रही है। देखिए, दिख रही है ना, ऐसी ही चेन ये चलती जाएगी जब तक इसका
खुद का लाइफ स्पेन ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब खुद का जब इसका सेनिसेंट मतलब डेट पॉइंट आ जाएगा तब तक ये लाइफ चलती जाएगी, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करी ना कि हाँ एक बार रिप्रोडक्टिव आया ख़त्म हो गया, फिर यहाँ पे फ्लावर फ्रूट बनेगी, फिर ये चलता जाएगा, ठीक है। तो वही है, तो इसके लिए इसमें बोला गया है कि इसमें हमने क्वेश्चन क्या लिखा कि पेरेनियल में वेजिटेटिव फेज में रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, क्लियर कट डिवीजन नहीं हो पाता है, हाँ? कि आपको समझ आ रहा है कि एक क्लियर कट डिवीजन है, यहाँ पे वेजिटेटिव फेज आ रहा है, यहाँ पे वेजिटेटिव फेज आ रहा है, उसके बीच में क्या हो रहा है, एक रिप्रोडक्टिव फेज आ जा रहा है। तो ये क्लियर कट डिवीजन नहीं है ना कि आपको ऐसे जंप तो कर नहीं सकते हो, और ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा फेज कैसे अरेंज करे। अगर आपसे पूछ दे कि अरेंज करो कि वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, तो नहीं कर पाओगे ना, पहले वेजिटेटिव फिर रिप्रोडक्टिव फिर वेजिटेटिव फिर रिप्रोडक्टिव ऐसे लिखते जाओगे, और फिर लास्ट में हमारा सेनिसेंट फेज आएगा। जब ये एक ही बार सेनिसेंट फेज आता है, सेनिसेंट फेज का मतलब होता है डेथ, बर्थ जैसे एक बार होती है वैसे डेथ एक बार होती है ना, वैसे ही है। एक बार सीड है, सीड से फ्लावर फ्रूट बन गया, नॉर्मल है, सीड इज इक्वल टू मतलब एक बार सीड से बच्चा बन गया, बड़ा हो गया, अब मरना तो तय है, मरना क्या है, मरना तो एक ही बार होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि मर गया फिर। ये एक ही प्लांट का बता रहा है, ऐसा नहीं कि इस बर्ड का स्टोरी बता रहा है, इस बर्ड का स्टोरी नहीं बता रहा है। देखिए इस बर्ड से तो हमारे यहाँ पे फ्लावर और फ्रूट बन गया, इस बर्ड से फ्लावर और फ्रूट बनी। देखो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले इसका एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल का हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, ट्रीज सारे, मैंगो ट्रीज, देखो अब आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंगो ट्रीज सारे हैं, गुआवा ट्रीज, नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, ठीक है। सारे के सारे जितने भी पेड़ दिखते हैं वो सारे, गुआवा मतलब अमरूद का पेड़, जितने भी पेड़ आपको दिखते हैं ना वो सारे। अब इमेजिन कर लो, अब जो मैंने एग्जांपल दे दिया अब आप अच्छे से मतलब इमेजिन कर सकते हो। एक मैंगो का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंगो का मान लो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एक मैंगो का हमने वो लगाया, जो मैंगो का जो होता है ना सीड, मैंगो का सीड लगाया, उससे हमारा एक बन गया पूरा का पूरा प्लांट ले, उससे बड़ा प्लांट बहुत बड़ा ट्री बन गया। अब उस ट्री में एक बर्ड बनी, उस बर्ड का क्या बोलते हो आप, जैसे वो बर्ड बनी समर सीजन में, उसके बाद इसके क्या होगी, इससे मैंगो पेड़ मतलब निकलेगा, फ्रूट निकलेगा। लेकिन इससे फ्रूट निकला तो इसका मतलब ये नहीं ना कि फ्रूट निकल कर ये मर जाता है, नहीं मरता है ना। ये सीजन मान लो कि इस मंथ मतलब इस बार 2020 में ये सीजन में हमने समर में ये खाया मैंगो, इसका मैंगो खाया, इसका फ्रूट खाया, हमने फ्रूट खा लिया, फ्लावर निकला होगा, उससे फ्रूट बना, वो फ्रूट हम खाए, इसका सीड को भूल जाओ। अब ये पेड़ ऐसा नहीं है ना कि हमने इसको 2020 में फ्रूट खाया तो इसके साथ साथ पेड़ भी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होती है ना, पेड़ तो है ही। अब फिर ये क्या करेगा, फिर ये नेक्स्ट वाले 2023 में ये फिर से हमें वही मैंगो ला के देगा, फिर ये 2024 में भी ला के देगा। तो ये चलते जा रहा है ना, जब तक इसका खुद का मतलब मान लो कि बीच में कुछ मतलब एबनॉर्मल कंडीशन से खत्म हो गया पेड़, वो अलग कंडीशन है। लेकिन मैंने लाइफ स्पेन क्या होता है कि नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसको लाइफ स्पेन बोलते हैं। बीच में आप एक्सीडेंटली कैसे मरते हो उस पर डिपेंड लाइफ स्पेन नहीं करती है, वो तो भाई अलग ही केस है। तो नेचुरल जब इसकी डेथ लिखी हुई है कि 100 साल, तो 100 साल तक तो जिएगा ना ये, 100 साल के बीच में जो हो जाए वो नहीं कह सकते। लेकिन ये क्या करेगा, 100 साल तक आपको वो फ्रूट देगा। जैसे आप उसको, अब डिपेंड करता है कि वो फ्रूट कितना देगा, लेकिन एटलीस्ट मान लो एक इतना बड़ा पेड़ है तो एटलीस्ट एक तो फ्रूट देगा ना, अगर आप उसका ध्यान भी नहीं दे रहे हो तो। वैसे ध्यान दे रहे हो तो बहुत सारे देंगे, लेकिन अब मान लो कि छोड़ देता है वैसे ही, आप उसको प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो एटलीस्ट एक तो देगा, लेकिन देगा, हर साल देगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि ये ही दिया, ये फ्लावर फ्रूट हर साल देगा और आप खाओगे, तो हर साल इसमें वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज मतलब रिपीट हो रही है ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि इसमें दोनों का क्लियर कट डिवीजन नहीं है, ठीक है। और इसी पॉलीकार्पिक बोला जाता है, पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल ये सब है, ठीक है, समझ गए। चलो तो सारे समझ आ गए, मोनोकार्पिक और बाइनियल, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल प्लांट। अब पेरेनियल प्लांट में हमने एक पढ़ा कि मोनोकार्पिक और एक पढ़ा पॉलीकार्पिक। चलिए ठीक है, नोट कर लो ये वाला, इस वाले से मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं, और ये मोस्टली क्वेश्चन पूछते सबसे है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अब देखो पेरिनियल प्लांट में भी दो था, एक मोनोकार्पिक था और एक पॉलीकार्पिक था। मोनोकार्पिक का बस दो याद करना है हमें एग्जाम्पल, एक याद करना है बैम्बू ट्रीज और दूसरा याद करना है वो नीलकुरेंजिया, ठीक है, नीलकुरेंजी प्लांट। वो दोनों प्लांट एनसीईआरटी में दिए, बस वही याद करना है, बाकी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन पॉलीकार्पिक में जितने भी बाकी उस दोनों को छोड़ के आपको जो भी प्लांट दिख रहा है ना, अब वो जो दिख, ऐसा नहीं कि वो क्रॉप को छोड़ के, क्रॉप मत मतलब लेना, ट्रीज जो दिख रही है ना वो सारी की सारी हमारी पॉलीकार्पिक में आएगी, ठीक है। चल
चलिए हो गया। चलो अब 1-2 क्वेश्चन कर लो, इससे आपका ना ये क्लियर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या है ना, सिंह है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मोनोकार्पिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के नीचे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोकार्पिक। ठीक है, चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नीलकुरेंजनी, नीलकुरेंजी। बी है, वो नीला लिखा था ना मैंने, नील है ये, नीला नहीं है, उसका ए हटा देना। वीट। सी इज कैबेज। डी दिया हुआ है हमारे पास बनियान ट्रीज। देखिए देखो अब बताओ, बोल रहा है कि मोनोकार्पिक नहीं है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्या, मोनोकार्पिक का मतलब क्या है कि अपनी पूरी जिंदगी में एक बार ये फ्लावर फ्रूट देगा और उसके बाद टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है ठीक है। अब देखो नीलकुरेंजी 12 साल पे देता है। ठीक है, ये अभी सबसे बड़ा, ये एनसीईआरटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोनोकार्पिक का। अगर मोनोकार्पिक में आपको नीलकुरेंजी का याद नहीं रखे तो एनसीईआरटी आपने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, वीट अभी बताया मैंने कि वीट, गेहूं, चावल, सब जितने भी क्रॉप है वो सारे के सारे मोनोकार्पिक होते हैं। ये वीट क्रॉप है ना, फसल। ठीक है, तो सारे ऑल क्रॉप होता है। कैबेज हमने पढ़ा है, ये क्या है, ये था क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक है लेकिन ये बाइनियल प्लांट है। ठीक है, वो था ये तो ना एनुअल प्लांट है। नीलकुरेंजी वाला तो, नीलकुरेंजी तो पेरेनियल प्लांट है, और इसके बाद वीट है जो एनुअल प्लांट है, लेकिन ये क्या है, कैबेज बाइनियल प्लांट है। तो ये भी होगी। बनियान ट्री, ये लो बनियान ट्री है, ये तो हमारी पेरेनियल प्लांट की क्या है, पॉलीकार्पिक है। बनियान ट्री देखा है आपने कभी मरते हुए? बनियान ट्रीज के तो फ्लावर भी नहीं देखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनका होता है। ठीक है, चलिए समझ गए। इनका तो लाइफ साइकिल, इनका लाइफ स्पैन ही कितने साल का है, 2 से 3, मतलब 200 से 300 साल जीते हैं ये। देखो इनको, डिकेट्स वाले ये सब, तब 200 से 300 साल तक जीते हैं। चलिए यहीं पे क्वेश्चन और लिख लो। विच ऑफ द फ्लोइंग हैव नॉट क्लियर वेजिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट क्लियर कट। अब इस क्लियर कट से आपको समझ आ जाएगा, हाँ, डिवीजन बिटवीन वेजिटेटिव, अभी पढ़ाया मैंने ये, एंड वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। किसके बारे में बोल रहा है ये, पेरेनियल प्लांट के पॉलीकार्पिक के बारे में। ठीक है, चलिए फेज। अब ऑप्शन में जो होगा पॉलीकार्पिक उसको ले लेंगे। लिखा हुआ है ऑल पेरेनियल, देखिए इसमें कुछ और ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल पेरेनियल, फ्यू पेरेनियल, मोस्ट, सी दिया हुआ है मोस्ट पेरेनियल, एंड डी दिया हुआ है हमारा ऑल एनुअल। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो क्या दिया हुआ है। ये हमें बोल रहा है सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको टिक लगा। नॉट लिखा हुआ है, क्लियर कट डिवीजन नहीं है बिटवीन वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब पूछ रहा है ये सीधे हमसे पेरेनियल प्लांट के बारे में बोल रहा है। पहले सबसे पहले यही करेंगे। अब देखो ऑप्शन में आपको पेरेनियल का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या कुछ और दिया हुआ है। बोल रहा है कि सारे के सारे पेरेनियल के बीच में क्लियर कट डिवीजन नहीं होते। पेरेनियल हमने 2 पढ़ा, एक पढ़ा मोनोकार्पिक, एक पढ़ा
पॉलीकार्पिक। तो ये वाली तो नहीं होगी क्योंकि मोनोकार्पिक में तो होती है ना डिवीजन क्लियर, उसमें तो क्लियर कट डिवीजन ही होती है। वेजिटेटिव ये नहीं होगी। अब बोला फ्यू पेरेनियल, फ्यू पेरेनियल क्या था? मोनोकार्पिक। फ्यू पेरेनियल तो हमारा मोनोकार्पिक है ना। अब मोस्टली हमने पॉलीकार्पिक के बगल में लिखा था, उसको देखा ना आपने कि उसमें मोस्टली लिखा हुआ था मैंने कि मोस्टली मतलब पॉली पेरेनियल प्लांट में मोस्टली पॉलीकार्पिक होते हैं और फ्यू होते हैं। मतलब दो ही एग्जाम्पल है, एक बनाना बैम्बो और दूसरा नील कुरंजनी। तो दो ही प्लांट है जो हमारा क्या कहते हैं मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक है, बाकी सारा का सारा हमारा क्या है पेरेनियल मतलब पॉलीकार्पिक है। तो मोस्टली होगा, ज़्यादातर हमारे पेरेनियल है जो उसमें क्लियर का डिवीजन नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए फिर चलिए ठीक है। सो हमारा ये पेरेनियल वाला हो गया कंप्लीट। चलो ठीक है, अब है ये हमारा दो एंड प्लांट्स का जो था यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब कुछ मतलब टॉपिक मान लो कि कुछ नोट्स है, मतलब टॉपिक है, पॉइंट है, वो पॉइंट्स जो एनिमल के लिए होते हैं, जैसे कि सीजनल ब्रीडर हो गई और कंटिन्यूस ब्रीडर हो गई, तो वो सब लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले लिखिए सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूस ब्रीडर। लिखो, लिखिए सीजनल एंड कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, चलो अब देखो सीजनल ब्रीडर किसे बोलते हैं और कंटिन्यूस ब्रीडर किसे बोलते हैं। देखो सीजनल का मतलब आपको पता है सीजन, मतलब ये सीजन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सीजन है। जैसे सीजन होता है ना कि समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, तो कौन सा सीजन इसको ब्रीड करने के लिए, इसको फर्टिलाइज करने के लिए ना पर्टिकुलर मतलब इसके लिए फेवरेबल है, उस कंडीशन में ही ये बस सीजन ब्रीड करेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम इंट्रो कर रहे थे इस क्लास का, जब स्टार्टिंग ही मैं कर रही थी, तो मैंने बताया था कि जैसे कि होता है ना कोई कोई एनिमल्स होते हैं जो बिना मतलब उस सीजन में ही फर्टिलाइज करेंगे, उसके बाद वो नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया था फ्रॉग कोई मतलब सिर्फ फर्टिलाइज कब करती है? जब बारिश का मौसम आता है, पानी भर जाती है, तभी फर्टिलाइजेशन होता है ना उसका, तभी आप आवाज़ सुनते हो ना टर 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 का। तो वो टर का आवाज़ इसलिए आता है ना क्योंकि वो मेटिंग, वो फीमेल फ्रॉग आवाज़ निकालती रहती है वो टर टर का, कि अपने मेल फ्रॉग को बुलाती रहती है। वो लोग का वो कॉपुलेशन के लिए आवाज़ देती है ना, कॉपुलेशन मतलब फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं। तो कॉपुलेशन के लिए वो आवाज़ देती है अपने मेल पार्टनर को, तो उस पार्टनर को बुलाने के लिए जो आवाज़ निकालती है, तो हम उसे हमें वो सुनाई देता है, टर टर बोलती रहती है वो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले लिखिए ये एनिमल्स विच ब्रीड इन सीजन। एनिमल्स विच ब्रीडिंग लिख लो यहाँ पे, विच ब्रीडिंग्स डिपेंड्स ऑन सीजन। सीजन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो सीजन पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी कंडीशन भी डिपेंड करता है ना। तो इट रिक्वायर्ड फेवरेबल कंडीशन, इट रिक्वायर्ड फेवरेबल कंडीशन। देखो आ गया ना। अब फेवरेबल कंडीशन से इसका क्या मतलब है? हाँ, कि इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसका मतलब सूटेबल होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सारा कुछ आ जाता है इसका, कि टेम्परेचर होना चाहिए कैसा, जो टेम्परेचर इसके लायक है, मतलब जिसके लायक ही बना हुआ है उसी कंडीशन में होगा। तो ये सीधे लिख लो सूटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, चलिए फॉर मदर एंड प्रोजनी, मतलब बच्चों के लिए भी। तो मतलब अब ये माँ तो ये भी देखेगी ना कि मेरा बच्चा जब जन्म लेगा तो उसको सारा का सारा मतलब जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो वो उसके हित में हो,
ताकि वो आगे मतलब आए, जब जन्म ले तो उसको ये सब क्या कहते हैं, धूप का, छाँव का, ये सब चीज़ का उसको क्या बोलते हैं, सहना ना पड़े उसको। मतलब उसे माँ बाप जब माँ जन्म देती है बच्चों को तो कितना केयर करके रखती है, उसको ध्यान करके एकदम प्यार से रखती है, ताकि उसको दुनिया के दुख दर्द से उसको एकदम रिलैक्स करके रखती है, कि अपने आप प्रोटेक्ट करके रखती है, कि उसको कोई भी मतलब बाहर के दुख दर्द से उसको कोई भी असर ना हो। तो सारी माँ ऐसी ही होती हैं, जो हमारी माँ होती हैं वैसे ही एनिमल्स की माँ होती है। इनफैक्ट हमसे ज़्यादा केयरिंग ना एनिमल्स की माँ होती है। जैसे हमारी माँ तो माँ केयरिंग होती ही है, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा केयरिंग एनिमल्स की माँ होती है। आप देखते होंगे कभी डिस्कवरी चैनल देखना खोल के, या नेशनल ज्योग्राफी, उसमें जो माएँ होती हैं ना, वो जानवरों में माँ ही होती है बस। मतलब मेल मदर फिक्स है, फादर फिक्स नहीं है। मतलब जो है कि उसमें फादर फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा अटैच्ड माँ से ही होते हैं। और वो अपने बच्चों को हर हाल में केयर करती है, हर हाल में हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखती है। एक जो शेरनी होती है लाइनेस, वो लाइनेस जो होती हैं, एक वो अगर आप वो है वैसे बहुत सारे, वैसे ही सुनने में ही आता है कि लाइनेस है, लेकिन उतनी नहीं है। जब आप उसके बच्चों को अटैक करता है ना, अगर उसके बच्चे को शेर भी, दूसरा शेर आके अटैक कर दे, इनफैक्ट उसका खुद का फादर जो उसको मतलब दिया हुआ है, जन्म दिया हुआ है, मतलब जिसके वजह से वो जन्म हुआ है, वो खुद का फादर, जो पैटर्नल फादर है उसका, अगर वो भी उस पर अटैक कर दे, मान लो चिल्ला दे, अटैक कर दे, तो वो शेरनी उसे भी नहीं छोड़ती है। वो अपने बच्चों से इतना हद तक प्यार करती है, उनके लिए वो बच्चा ही सब कुछ है। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा, जैसे ये इसलिए आता है ना, ये फीलिंग्स देखो, ये जो फीलिंग्स मैं बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा इसलिए आती है ना, क्योंकि आगे जाके आप प्लेसेंटेशन पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं आपको जब प्लेसेंटेशन वाला बताऊंगी ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जिस माँ का लेयर और बच्चों का लेयर कैसे कैसे कनेक्शन होता है। जिसका जितना लेयर कनेक्शन होता है ना, उसकी वजह से उतना ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है। जैसे कि होता है ना कि आपकी जिससे जितना अटैच्ड हो जाओ, उससे उतना ज़्यादा प्यार हो जाता है। हाँ, जैसे अभी देख लो कि जैसे ये नेचर मतलब साइंटिफिकली प्रूव है कि मतलब अपोजिट एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो वाला केस मैं बोल रही हूँ, प्यार वाले केस में। जैसे डॉटर्स होती हैं, बेटियाँ, वो हमेशा अपने पापा के साथ ज़्यादा अटैच्ड रहती हैं। अब मदर्स, ये सन्स होते हैं, बेटे, वो अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। ये देखा गया है, मतलब साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। और आप भी देखते होंगे कि जैसे मैं खुद हूँ, तो मेरे में मतलब ज़्यादा पापा से ज़्यादा हो जाता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है प्यार, मम्मी और पापा में थोड़ा सा ज़्यादा प्यार हो जाता है। वैसे ही सब लड़कियाँ में होती हैं कि वो लड़कियाँ पापा से ज़्यादा अटैच्ड हो जाती हैं, और लड़के मम्मी से ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट होते जाता है। ये आप ऐसा नहीं चाहोगे, अब चाहता नहीं है कोई ऐसा कि हाँ ये, बट ये आगे जाके ऐसा होता जाता है। और फिर माँओं का भी अट्रैक्शन जो होता है ना, कि माँओं का, पापा लोग भी मतलब बच्चे लड़के से ज़्यादा अपनी बेटियों पे ज़्यादा केयर करने लगते हैं। वो इनफैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जेनेटिक है, ये होते जाता है, ये सबके में होता है। वैसे ही जब उसका लेयरिंग, प्लेसेंटेशन लेयरिंग जो होता है, तो प्लेसेंटेशन लेयरिंग जितना ज़्यादा हो जाए, वो तो मैं नॉर्मल डिफेक्ट चलिए ठीक है। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। चलिए, तो वो मैं बता रही थी कि क्या कि अटैचमेंट मतलब मदर फादर वाला जो बताया, बच्चों के रिलेशन, तो वो सब हमारा जो होता है ना, प्लेसेंटा पर डिपेंड करता है। जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, जैसे हम रिप्रोडक्शन में मैं बता चुकी हूँ कि जब रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको एक प्लेसेंटा के बारे में आएगा कि 3 लेयर मदर का होता है, 3 लेयर मदर का होता है, 3 लेयर बच्चे का होता है। वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कैसे कैसे मतलब आपस में एक दूसरे से कोलाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग मदर में और बच्चों के बीच में रिलेशन बनता है। तो हमारे में होता है कि जनरली हमारे में मदर्स का सारा लेयर ब्रेक डाउन हो जाता है। हम ना, अब बच्चों का सारा लेयर मतलब रहता ही है, बट मदर का सारा लेयर ब्रेक डाउन होके वो एकदम, जब इम्प्लांटेशन होती है ना यूट्रस में, तो वो मदर्स की ब्लड के साथ बच्चे इम्प्लांट होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये मदर का यूट्रस है, ये एक लेयर दिखा रही हूँ, तो आप यहाँ पे जाके जब आप इम्प्लांट करते हो ना, तो ये रेड वाला पोर्शन जो रहता है, ये वाला पोर्शन, अगर मान लो कि हमारा ये मायोमेट्रियम है, ये अंदर वाला एंडोमेट्रियम है, और ऊपर से मायोमेट्रियम, तो इस वाले में ये ऐसे बच्चे यहाँ ऐसे इम्प्लांट होते हैं। ठीक है, ये बच्चे ऐसे इम्प्लांट होते हैं। तो मदर का तो सारा लेयर मतलब ख़त्म हो गया ना, मदर का सारा लेयर ख़त्म हो गया, और ये मदर का डायरेक्ट कांटेक्ट, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, और बच्चों का सारा लेयर प्रेजेंट होता है। तो ये ह्यूमन बींग का है। लेकिन ये और दूसरे एनिमल्स में देखोगे ना, तो मदर का भी लेयर टूट जाता है, बच्चों का भी लेयर टूट जाता है, तो उनमें ज़्यादा अटैचमेंट होगी।
हाँ, कि हमारे में मदर का लेयर टूट गया सारा, मदर का डायरेक्ट ब्लड के साथ कनेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी ना, कि सबसे नीचे है तो ब्लड वेसल्स ही होंगी, तो यहाँ पे हमारे में क्या हो जाती है, ब्लड वेसल्स बस मदर्स की बचती है। ये यूट्रस है ना, हाँ, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ। ये हमारा क्या है, फीटस का, फीटस नहीं, अब ये एम्ब्रियो लिख लो, मोरुला ब्लास्टुला जो आता है ना, हाँ, ब्लास्टुला, ठीक है, जो यहाँ पे आके ब्लास्टोसिस्ट बना के फॉर्म होगा ना, वो वाला है जो अटैचमेंट के लिए जो आता है, एम्ब्रियो का एक लेयर है। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स में, जैसे और ज़्यादा एनिमल्स में देखिएगा तो ये मदर का भी लेयर टूट गया, बच्चों का भी, मतलब दोनों का ब्लड एक दूसरे से कंबाइन हो जाता है, तो उनके बीच में ज़्यादा रिलेशन हो जाती है, इसकी वजह से वो लोग ना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे क्या, कि सुटेबल कंडीशन, ये था और सुटेबल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर मदर, ये मदर है, ER छूट गया, एंड प्रोजनी, प्रोजनी का मतलब बच्चा, मदर एंड प्रोजनी दोनों के लिए वो मतलब रिक्वायरमेंट करती है कि मुझे सुटेबल कंडीशन चाहिए, कि सुटेबल मेरे लिए चाहिए जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट जब तक ना हो जाए तब तक के लिए। पता है वो लोग हमें, जानवर जो होता है ना, उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है, मुझे लगती है, जैसे कि वो अपने बच्चों को ना बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंसी सिखाते हैं, बिकॉज जैसे ही बड़े होते हैं ना, उनको पता है कि लाइफ है तो आगे जाके इन्हें खुद झेलना है, तो वो बच्चे हमेशा डिपेंडेंट नहीं होते माँ बाप पे, जैसे कि हम लोग तो कभी हमेशा इंडिया में तो हमेशा जब तक आप हो हमेशा माँ बाप पे डिपेंडेंट रहो। हाँ, वैसे अब वो माँ बाप कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं करते, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाते, आप अगर बेल्ले हो तभी भी ऑब्जेक्शन कभी नहीं लगाते। बट ये होता है ना कि वो आपको सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं, मतलब जनरली आप नहीं शो नहीं हो पाता है बच्चों में। लेकिन जानवरों में क्या होता है ना, कि जैसे कि छोटा है, देखो चिड़िया वाली कहानी सुनते हो कि उसको जो उड़ना सिखाता है, एक स्टोरी था जो हम लोग 9th में थे, फायर एंड द फर्स्ट फ्लाइट, एक बुक की नाम थी लेकिन इंग्लिश में एक स्टोरी थी, तो उसमें अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है वो, और उसमें बोलता है कि जो उड़ेगा सो उड़ेगा, एक बच्चा नहीं उड़ता रहता है, डर लगता है तो उसको धक्का दे देता है उसके पापा उसको पीछे से, क्योंकि उसको पता है कि उसको डर की वजह से ही मैं पीछे से धक्का दे दूंगा तो ये उड़ तो जाएगा ही। हाँ, और उसकी सच में ऐसा ही होता है कि वो पीछे से उसको धक्का देता है ना, कि वो उड़ जाता है, वो उससे पहले इतना घबराता रहता है जैसे पीछे से उसके पापा, सोचो पापा खुद के फादर उसको धक्का देते हैं, हाँ, और वो धक्का देते उससे पहले वो कितना उस टाइम उस अपने पापा को कितना कोसा होगा वो, हाँ, तो लेकिन उसके बेनिफिट के लिए किया ना वो, तो वही ऐसे ही उसको धक्का दे देता है तो वो उड़ जाता है, उससे पहले वो देखता है बस देखता रहता है कि 2-3 भाई रहते हैं, वो स्टोरीज 9 वाली है, तो वो देखता रहता है कि उड़ रहा है, बहुत सारा उड़ रहा है, बस सबको देखता है बट हिम्मत नहीं होती है उसको उड़ने की। उसके पापा बहुत ट्राई करते हैं कि वो उड़ जाए, उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, बट इसको बोल रहा है ना, कभी कभी थोड़ा पुश करना भी जरूरी होता है। वो आप इमोशनली करो, इमोशनली ना हो रहा है तो थोड़ा रफ एंड टफ बनना भी पड़ता है। तो वो उस स्टोरी का मतलब वो बताता है फर्स्ट फ्लाइट का, और ठीक है, तो ऐसे ही है, ये अपने अभी ये बच्चा है, अभी वो अपने आप से कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे पूरा सुटेबल कंडीशन ला के देना, मतलब होगा तभी मैं फर्टिलाइज करूंगा, कि अगर सुटेबल कंडीशन होगा तभी ना मेरा बच्चा भी सर्वाइव करेगा, नहीं तो मान लो अनफेवरेबल कंडीशन में अंडे तो सारे दे दिए, अब अंडे को सर्वाइव भी तो करना है, अंडे में क्या होगा, अंडे को तो नरिशमेंट चाहिए, तो नरिशमेंट करने के लिए सुटेबल कंडीशन ही नहीं है, तो वो सारा अंडा बर्बाद हो जाएगा, तो इसके लिए हमारा ये सुटेबल कंडीशन रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। चलिए हो गया, इतना ही है, बस एक एग्जाम्पल लिख लो इसका बहुत सारा, अब इसका एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारा आ ही जाएगा। फिर सबसे पहले लिखिए यहाँ पे एम्फीबियंस, फिशेज मतलब पाइसेस, फिशेज, एम्फीबियंस लिख लो, और फिश यहाँ पे फ्रॉग लिख लो, फ्रॉग्स, फिशेज, ठीक है। चलिए फ्रॉग है, फिशेज है, चलिए बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, चलिए ठीक है, हो गया। अब एक कंटिन्यूअस ब्रीडर, मतलब जिसको सीजन पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कोई भी सीजन हो, बस वो ब्रीड करता रहेगा, तो वो करता रहेगा, ठीक है, जब तक उसका पीरियड है, मतलब कंटिन्यू जब ब्रीड करने की कैपेबिलिटी है तब तो वो कंटिन्यूअसली ब्रीड करता रहेगा। चलिए ये नोट कर लो पहले, चलिए हो गया। अब लिखो कंटिन्यूअस ब्रीडर का, इसका तो हो गया ना हमारा, ये समझ गए।
अब है कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। इसका लिखिए कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर which breed throughout, पूरी जिंदगी, their life, ठीक है। अब मैंने लिखा कि ये ब्रीड करता है थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब पूरी जब तक जिंदगी है तब तक लाइफ। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ ह्यूमन बींग तो तब तक नहीं ब्रीड करते, तो उसका भी दो है। देखिए इसमें हमारे में जो दो साइकिल होता है, मतलब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसा होता है ना, दो इंडोस्पर्मिक मतलब इंडोमेट्रियम में चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो वो इंडोमेट्रियम में जो चेंजेस आती हैं जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बस प्राइमेट्स में पाया जाता है, लेकिन इंडोमेट्रियम में चेंजेस सारे में आती हैं, ठीक है। जितने भी मैमल्स हैं ना वो सारे में इंडोमेट्रियम में चेंजेस आती हैं, ठीक है। सो लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है, लिखिए यहाँ पे। ये लाइन लिख लिया और उसके बाद लिखिए विच कैन ब्रीड देयर लाइफ ड्यू टू, लिख लो इंडोमेट्रियल चेंजेस ऑकर्स, ठीक है, इन फीमेल, ये भी मेंशन करना जरूरी है, फीमेल, ठीक है। देखो ये दो तरीके के इंडोमेट्रियल चेंजेस होती हैं, एक होता है स्ट्रेस साइकिल जिसको बोलते हो स्ट्रेस साइकिल, और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। चलिए अब देखो ये होता किस किस में है, स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों पर है ना। अब देखो ये होता है, इसमें क्या होता है कि इंडोमेट्रियम चेंजेस तो होती हैं, इंडोमेट्रियल चेंजेस occur but do not discarded। देखो डिस्कार्डेड का मतलब क्या हुआ कि इसका इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन नहीं करता है, हमारे में इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन कर जाती है ना, डू नॉट डिस्कार्डेड मतलब नॉट ब्रेक डाउन, इसका ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। इसका ब्रेक डाउन नहीं होता है जिसकी वजह से इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं ऑकर होती है, और जिसकी वजह से ब्रेक डाउन नहीं होता तो ये पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं क्योंकि इनका लिमिट भी नहीं होगा। हमारे में ब्रेक डाउन होती है उसकी वजह से ना, हमारे में तो फीमेल में क्या है कि एक लिमिट है, एग का जो हमारा फीमेल गैमिट है ना वो एग बोलते हैं जिसको, वो लिमिटेड है, बट इनकी नहीं है वैसी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बोल रहा है कि ये ब्रेक डाउन डिस्कार्ड नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए अब इसमें कौन कौन से आएंगे, ऑल एक्सेप्ट, ऑल मैमल्स लिख लो, ठीक है, ऑल मैमल्स एक्सेप्ट प्राइमेट्स, बस एक प्राइमेट्स है जो ये स्ट्रेस साइकिल में नहीं होता है, बाकी सब इसमें होता है, ठीक है, बाकी सब के सब प्राइमेट्स। अब मैमल्स आपको पता है ना, मैमल्स एक पूरा का पूरा फाइलम है, तो उसमें कौन कौन सा होता है, मैमल क्लास है, तो उस क्लास को आपको पूरा का पूरा मैमेलिया किंगडम पढ़े होगे आप, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसमें बस एक प्राइमेट्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर करती है, ठीक है, बाकी सारे हैं जितने उसका स्ट्रेस साइकिल करता है, ठीक है। एक मिनट, मार्कर कहाँ गिर गया, चलो इसी से लिख लो, रेड वाली मार्कर नीचे गिर गई। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, इंडोमेट्रियल चेंजेस ऑकर, ठीक है, विथ डिस्कार्डेशन, ठीक है, इसमें तो टूट जाता है ना, मीन्स इंडोमेट्रियल wall get breakdown,
चलिए, इसमें इंडोमेट्रियम वॉल है जो टूटता है, उसी की वजह से हम मतलब मंथली मतलब जो पीरियड्स आती हैं मेंस्ट्रुअल का, तो वही जो वॉल टूटती है उसी की वजह से ना वो एज ए मतलब ब्लड के थ्रू, ब्लड वो तो ब्लड का ही बना होता है ना, तो ब्लड के साथ उसमें ओवम भी मिक्स होता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है, तो उसको वो पीरियड्स कहलाता है। ठीक है, ये होगा, ये हो जाएगा हमारा प्राइमेट्स में। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्राइमेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल है, देखो प्राइमेट्स का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, इसका सारा लिख लेना। इसमें है मंकी, एप, और हम लोग ह्यूमन। चलो ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल कुछ भी लिख लेना, इसे एनसीईआरटी में दिया ना बहुत सारा। काऊ लिख लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, काऊ लिख लेना, डॉग लिख लेना, जो आपको अच्छा लगे, कैट लिख लो। ठीक है, कुछ भी लिख लो, कैट वाली फैमिली, उसकी टाइगर्स, लायनेस लिख लो, लायन मतलब जिन्हें मतलब सब ये लिख रहा है, फीमेल मेल नहीं लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे लायन लिख लीजिए, टाइगर लिख लीजिए। ये सब में ये वाली होती है स्ट्रेस साइकिल, और ये जो प्राइमेट्स होती है, जो मंकी, एप और ह्यूमन, उसमें बस मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, ये सब हमें भी डिस्क्राइब करके वो आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बस ये हमें लिखना है कि ये है, होता है कि। ठीक है, चलो चलिए, हो गया। चलो ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अभी इसके बाद इसको हम एंड ऑफ करेंगे। ये सब समझ आ गया ना आपको? चलो, देखिए क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन कराऊंगी मैं, 1 लिख लो, आप लिखोगे तो चूज द करेक्ट 1। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ऑल प्लेसेंटल मैमल्स आर सीजनल, ऑल प्लेसेंटल mammals are seasonal। बी में दिया है all mammals are seasonal। सी है all placental mammals are continuous। डी है some placental mammal is continuous ब्रीडर। ठीक है, ये सब ब्रीडर लिखा हुआ है, तो सबके लास्ट में ब्रीडर लिख देना। ठीक है, चलिए, ब्रीडर है ये भी, ब्रीडर। अब देखो, आपको एक नया वर्ड मिला, प्लेसेंटल। ठीक है, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, क्योंकि ये हमें यहाँ पे प्लेसेंटा के बारे में नहीं पढ़ना है। उससे पहले मैंने अभी आपको जब मैं समझा रही थी उसमें बताया था ना कि प्लेसेंटा होता है हमारा मदर, बच्चों का, मदीस का। ठीक है, तो ये देखो, इसमें एक आपको प्लेसेंटा मिला है, प्लेसेंटा, तो वो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, इसी के लिए मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एनिमल है। ठीक है, एनिमल यहाँ पे आ जाएगा क्या क्वेश्चन? पहले इसका आंसर नहीं, पहले जब आप तक समझोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। चलिए, मैमल है, एनिमल है, सॉरी, एनिमल में इधर लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं मैमल। ठीक है, मैमल तो पता है ना आपको, मैमल, और यहाँ पे लेते हैं नॉन मैमल। ठीक है, चलो, नॉन मैमल का मतलब क्या हो गई कि ये मैमल क्लास का नहीं होगा तो किसका होगा? ये एप्स हो सकता है, फिशेस हो सकती है, एम्फीबियंस हो सकते हैं। ठीक है, और मैमल्स में भी अब देखो 2 हैं। अब इस मैमल्स में आपको बोला जा रहा है कि ये प्लेसेंटल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसको अलग से कर लो।
इसी से करो, पहले नीचे अलग से लिखेंगे। देखो ये है नॉन प्लेसेंटल और ये है प्लेसेंटल, ठीक है। चलो ठीक है, और नॉन प्लेसेंटल प्लेसेंटल, अब इसको अलग से लिखो। ये ब्लैक पेन से अलग से रहेगा। चलिए अभी हमने पढ़ा 2 साइकिल, एक है स्ट्रस, ठीक है। प्लेसेंटल में होता है ना स्ट्रस साइकिल, और एक था मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब देखो ये मैंने लिखवाया, ये विजिबल है, कुछ हद तक दिख रही है, चलिए ठीक है। सो देखो अब बोल रहा है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। देखो एक हम एनिमल है, पूरा का पूरा हमने एनिमल लिया, उसमें क्या है, एक नॉन मैमल है, एक मैमल है। नॉन मैमल में हमारी आ जाएगी बची हुई पार्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेंगे एप्स, स्टार्टिंग से लेते हैं तो पाइसेस, उसके बाद एम्फीबियंस, और उसके बाद एप्स, रेप्टाइल्स, एप्स, रेप्टाइल्स भी लिख लो, सारा का सारा लिख रहे हैं ना क्लास, तो रेप्टाइल्स भी लिख लो, ठीक है। ये हो गया, ये इसकी जितनी भी कैरेक्टर्स होगी नॉन मैमल्स है। अब मैमल में आ गई, हमने मैमल में, अब मैमल पे आ गए। मैमल में देखो एक लिखा है नॉन प्लेसेंटल, एक है प्लेसेंटल। तो ये जो थी नॉन मैमलियन, ये सारी की सारी कैसे ब्रीड करती थी, सीजनली ब्रीड करती थी। तो यहाँ पे लिखिए सीजनली, सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, ठीक है। और नॉन प्लेसेंटल वाली भी जो थी, जिसके अंदर प्लेसेंटा नहीं होता है, वो भी कैसे ब्रीड करती है, प्लेसेंटा तो है ही नहीं, प्लेसेंटा है ही नहीं तो सीजनली क्यों ब्रीड करेगी। ये कंटिन्यूस ब्रीड तो कर ही नहीं सकती, कंटिन्यूसली ब्रीड करने के लिए प्लेसेंटा होना जरूरी है। क्योंकि देखो प्लेसेंटा क्या करता है ना हमारा, कि अगर इसके पास प्लेसेंटा है, इसका मतलब वो कंडीशन बाहर इन्वायरमेंटल कंडीशन से उसको, बच्चे को कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही माँ प्लेसेंटा से अपने बच्चों को खाना प्रोवाइड कराती है, हर चीज़, मतलब वो अब उसका ध्यान भी रखती है, हर चीज़ करती है। उस प्लेसेंटा के अंदर ही कवर है वो बच्चा, वो प्लेसेंटा से, मतलब उसको प्लेसेंटा से अटैच्ड है वो बच्चा, जिसके वजह से उसको सारा का सारा जितना न्यूट्रिशन मिल रहा है मदर के बॉडी से, जितना हीट है, हर चीज़ है, वो उसके मदर के बॉडी से उसको प्रोवाइड हो रही है, जिसके वजह से उस बच्चे को बाहर ही एक्सटर्नल से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम होगी तो वो पहले मदर पे होगी, अगर मदर उससे अपने आप को बचा लेगी तो बच्चे पे नहीं जाएगा। तो यहाँ इस प्लेसेंटा का मेन काम यही है। प्लेसेंटा हमें बच्चों को क्या करता है ना, कि वो बच्चों को खाना प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराता है, और शेल्टर वगैरह तो है ही, मतलब वो पूरा का पूरा बच्चे का ध्यान रखती है ना मदर। तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही, मतलब वो प्लेसेंटा दोनों के बीच का ना चेन जैसा है, मान लो कि दोनों के बीच में रिलेशन और बॉन्ड बना रही है, ठीक है। तो इसमें प्लेसेंटा नहीं है तो क्या होगा, अब इस पर सीजनल है, सीजनल मतलब वो सीजन पर डिपेंड कर रही है, इसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटा है नहीं। तो जब बच्चा बाहर निकल जाएगा, जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो इसको मदर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा ना, तो मदर से रिलेशन नहीं है तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। कि मान लो गर्मी, इसको ठंडे में जन्म लेने की आदत है और गर्मी में जन्म ले लेगा तो ठंडा में सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना बच्चा, धूप में मर जाएगा, तो वही है। तो इसलिए ये सीजनल ब्रीडर है, ठीक है, ये सीजनल ब्रीडर है, ठीक है। अब देखिए मैंने पढ़ाया 2, स्ट्रेस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्ट्रेस साइकिल क्या बताया कि एंडोमेट्रियम में चेंज तो होती है लेकिन वो चेंज ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो स्ट्रेस साइकिल किस में होता है, सारे के सारे मैमेलियंस में होते हैं एक्सेप्ट एप वाले में। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एप वाले में था ना, कि प्राइमेट्स में था, प्राइमेट का मतलब था एप एंड ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइमेट्स ही लिख लो, वो उधर मैंने एग्जाम्पल लिखवा रखा है, प्राइमेट्स में था, इसमें था ऑल एक्सेप्ट प्राइमेट्स, ठीक है। चलिए ये समझ आ गई, चलो हाँ अब ये हो गई, ये अब इतना आपको समझ आ गया। तो अब प्लेसेंटा का मतलब, अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा करेक्ट कौन सा है, सारे प्लेसेंटल एनिमल है सीजनल ब्रीडर है, नहीं है, नॉन प्लेसेंटल है जो सीजनल ब्रीडर है, तो ये तो हमारी कैंसिल हो गई, ठीक है। हमसे करेक्ट पूछ रहा है, पहले ये देखेंगे करेक्ट पूछ रहा है। देखो दूसरा क्या बोल रहा है, ऑल मैमल्स आर सीजनल ब्रीडर, बिल्कुल भी नहीं, हम मैमल्स हम सीजनल ब्रीडर नहीं है,
ये भी गलत। ऑल प्लेसेंटल मैमल्स आर कंटिन्यूस ब्रीडर, अब बोल रहा है कि सारे प्लेसेंटल मैमल है जो कंटिन्यूस ब्रीडर है, नहीं, ये भी प्लेसेंटल है लेकिन ये सीजनल ब्रीडर है, कंटिन्यूस ब्रीडर नहीं है, ये भी कंटिन्यूस ब्रीडर नहीं है, ठीक है। चलो क्या, ये भी नहीं होगी। सम प्लेसेंटल मैमल्स आर कंटिन्यूस ब्रीडर, हाँ कुछ प्लेसेंटल मैमल्स है ना, कुछ ही तो है, प्राइमेट्स है तो कुछ ही तो हुई, ज़्यादा मेजोरिटी में सारे के सारे मैमल्स तो ये हैं, कुछ मेजोरिटी में है तो कुछ ही हुई। चलो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। चलो सो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। चलो फिर नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो फिर नोट हो गया, ठीक है। सो ठीक है, तो हो गया। चलिए तो इस पढ़ लेना पीछे का लेक्चर सब, और इसको भी रिवाइज वर्क कर लेना। अब पीछे से साथ मतलब साथ साथ लेके क्लास चलोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़ना है। मैं हर बार बोल रही हूँ कि जितना मैं पढ़ाती हूँ उतना ज़्यादा नहीं कवर हो पाता है, कि एक्सप्लेन करती हूँ। आप ये मेरे नोट्स और एनसीईआरटी यही दो लेके अभी मतलब चलो, और क्वेश्चन करने के लिए कोई एक एक्स्ट्रा बुक रख लो तो आपके सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी मस्ट है, जितना मैं पढ़ाती हूँ उसके साथ साथ एनसीईआरटी आप लेके बैठा करो। जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना तो आप लेके बैठा करो, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, वहीं पे डायरेक्ट एनसीईआरटी पे ही लिख लोगे ना तो वो आपको आगे जाके ना प्रॉब्लम नहीं देगी। जैसे कि कोई टॉपिक होते हैं जैसे झट सा मतलब वहाँ पे पटाख से आपको सीजनल ब्रीडर एक तो लिख सकते हो ना, जहाँ पे हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहाँ पे सीधे लिख लोगे ओनली प्रीमेट्स, ऐसे लिख सकते हो ना। तो वो आपको बाद में जब उस पेज पलटोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये बस कभी कभी हम खुद से एक वर्ड भी लिखे रहते हैं ना, हम वो दिमाग पे ना बहुत जल्दी से हिट करता है कि हाँ ये क्यों लिखे थे, तो उसके चक्कर में आप पूरा पढ़ोगे, फिर आपको पूरा पढ़ोगे तो अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, ठीक है। सो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, एंड देन ओके बाय, थैंक यू।